हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गुजर रही है, जो है पास्टोरलिज्म और लाइवस्टॉक रियरिंग की डेवलपमेंट के लिए। ये आवाज़ किसकी आ रही है? प्लीज़ वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, तो सोशल डेवलपमेंट हो गया कि सोशल डेवलपमेंट की वजह से जो है साथ के साथ है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट होती रही, और जो है पास्टोरलिज्म डेवलपमेंट जो है समय के साथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू प्रोक्योर मीट, वूल, लेदर एंड मिल्क थ्रू लेबर इन्वेस्टमेंट इन लाइवस्टॉक रियरिंग। तो ये बात आ गई ऑब्जर्वेशन, यानी उसने सीखा, स्किल हासिल की। तो मैंने कहा ना कि स्किल हासिल करना या टेक्नोलॉजी बनाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मतलब शिकार करना है, तो शिकार करने के लिए आपको हथियार तो चाहिए, कुछ तो चाहिएगा मारने के लिए। तो वो जो हथियार बनाना है वो टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का विकास करना है। लेकिन विकास करने से पहले कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है, कि कैसे दूसरे मतलब उन्होंने क्या क्या किया होगा, कैसे दूसरे पशु को मारते हैं, ठीक है। हम नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते? दूसरे पशु कैसे मारते हैं? मान लीजिए शेर है, किसी दूसरे पशु का शिकार करता है, तो वो किस तरीके से शिकार करता है? शरीर का बल तो है ही है, उसके साथ ही उसके पंजे हैं, पैरों के पंजे हैं जो बहुत ही तेज हैं, नाखून हैं जो बहुत ही नुकीले हैं, और ऐसे ही दांत हैं, दांत भी बहुत नुकीले हैं। तो इस तरीके से यानी तो उसने देखा कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को मारा कैसे, कि किसी भी चीज़ में पियर्स कैसे किया जा सकता है। पियर्स मतलब अंदर, मतलब चुभोना, या किसी चीज़ के अंदर जैसे है। तो यानी आप उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था, यानी हमारे पास है कोई हमारा बॉडी के पार्ट्स ऐसे नहीं कि नाखून की जिससे आप शिकार कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे किसी बाहरी टूल की जरूरत थी जो पहना हो, तो किसी भी चीज़ में आप, या आपका जैसे भाला है या कोई भी इस तरह का कोई भी चीज़ या तीर है जो किसी भी जो पशु की बॉडी में पियर्स करके उसके अंदर जा सके, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है वो वो लेटर जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो यानी आप उसका शिकार कर पाओगे। तो ये चीज़ें उसने धीरे धीरे है जो प्रकृति में अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए दूसरे पशुओं को या प्रकृति की प्रोसेसिंग को देखकर ही उसने मतलब सीखी है कि कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो यही करेंगे ना, पहले ऑब्जर्व करता है, पहले देखता है, ठीक है, और फिर क्या है जो आइडिया आता है उसको पहले देखता है, फिर कुछ आइडिया आता है, और फिर उस आइडिया की सहायता से वो क्या है कुछ चीज़ बनाता है, कुछ प्रोसेस बनाता है या कोई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से या किसी टेक्निक की डेवलप करता है, ठीक है, या किसी स्किल को अटेन करता है, कौशल। तो उसने कुशलता हासिल करी किस में? लर्न टू प्रोक्योर, सीखा, सीख लेना मतलब सीख लेना। एक एक होता है जानना, होता है जानना का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जान गए, पता चल गया। लेकिन पता चलने से ही कोई चीज़ आ नहीं जाती है, हमें पता बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या वो हमें करना आ जाता है? पता होता है कि ऐसे होता है, लेकिन हमें करना नहीं आता। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो उसने सीखा, यानी कोई सी चीज़ कब सीखी जाती है? प्रैक्टिस से। जब बार बार वो चीज़ कर लोगे, जब करनी आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि सीख गए। तो ये लर्नड, उन्होंने सीख लिया। टू प्रोक्योर, प्राप्त करना। मीट, ठीक है, मांस कैसे प्राप्त करना, यानी उसने सीख लिया ना कि पशुओं से मांस कैसे प्राप्त करना, यानी मार कर उससे मीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसने सीखा कि पशुओं का वो किन किन चीज़ों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कि मीट उनसे ले सकते हैं, और कैसे प्रयोग करेंगे? उनका आँख मीट करके, उनका शिकार करके। दूसरी और कौन सी चीज़ है कि वूल कैसे ले सकते हैं? तो दूसरी, ये तो मीट से खाने की आवश्यकता पूरी है, और जो क्लोथिंग की जो आवश्यकता है, अब जैसे जंतुओं से जैसे हमने कहा ना कि जैसे वो पहले वाले में कि जो है लकड़ी से ही आवास है, पौधों से ही भोजन है, पौधों से ही आवास है, पौधों से ही दूसरी आवश्यकताएं। तो यहाँ पर क्या है, वो आवश्यकताएं किन से पूरी करी जा रही? सारी की सारी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी करी जा रही हैं? पशुओं से। चाहे मीट के जरिए क्या है उसको भोजन मिल रहा है, वूल, ऊन। तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके जो शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है। तो यानी वो एक तरह के रेशे हो गए। जैसे हम
जैसे कॉटन है आपका, जो है कपास है, वो हम उगाते हैं, वो पौधा है, उस पौधे से भी क्या मिलता है, रेशा मिलता है। रेशा का मतलब क्या होता है, फाइबर जिसको बोलते हैं, या रेशे की उसको बोलते हैं। रेशे का मतलब होता है लंबे धागे जैसी संरचना, ठीक है, लंबे धागे जैसी संरचना। तो वो धागे जैसी संरचना अब तो हम बना लेते हैं, अब तो हम मतलब जो है आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो कुछ ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल था तो जो ये ऊन है, ठीक है, तो वो जो ऊन है वो धागे जैसी संरचनाएं हैं, और वो उसका प्रयोग कपड़े के रूप में जो है वो कर सकते हैं। खासकर वूल है, गर्म होती है, तो यानी ठंड से बचने के लिए जो है अच्छा जो है उनके लिए वो प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उनसे वूल कैसे प्राप्त करना है, कि उनके कैसे जो है भेड़ बकरी हैं उनके जो है जो बाल है उतार के उनसे कैसे वूल है वो प्राप्त किया जा सकता है अपनी क्लोथिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लेदर, चमड़ा कैसे प्राप्त करना है। जब मर जाता है कोई भी पशु, या मारते हैं या मर जाता है, तो उसकी जो बाहरी स्किन होती है उसको चमड़ा बोलते हैं, इसको लेदर बोलते हैं। तो उसको कैसे वो उसके शरीर से कैसे उतारना है, ठीक है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसका संशोधन कैसे करना है, उसको साफ कैसे करना है, ठीक है, और फिर उसका कैसे प्रयोग करना है, किन चीज़ों के लिए वो प्रयोग कर सकता है, जैसे पानी को स्टोर करने के लिए है, या भोजन को स्टोर करने के लिए, या किस तरह की चीज़ों के लिए वो कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसने सीखी, ठीक है, समय के साथ साथ एनवायरनमेंट में रहते हुए, और उनसे मिल्क प्राप्त करना, ठीक है। अब मैंने कहा कि मिल्क भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपको नहीं पता हो तो, अगर आपको ये पता है ये प्रोडक्ट मिल सकता है लेकिन निकालना नहीं आता है, तो पशुओं को जो हम कहेंगे कि मिल्किंग, मिल्चिंग, ठीक है, तो वो मिल्चिंग जो है वो कैसे होगी, यानी आपको दूहना आना चाहिए ना। तो जब तक आप पशुओं को दूहना नहीं आएगा तो उनसे दूध कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस सीखने की होगी ना, ये भी तो उसने सीखा हुआ, ये स्किल जो उसने अटेन करी होगी थ्रू देयर लेबर इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने ये चीज़ें कैसे सीखी, अपना परिश्रम, लेबर इन्वेस्टमेंट, लेबर का मतलब यानी उन्होंने खुद अपनी मेहनत करी ना, खुद का वो मेहनत परिश्रम उनमें डाल के इन लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो लाइफ स्टॉक रियरिंग करके क्या कर जो है उन्होंने सीखा, ठीक है, मीट को प्रोक्योर करना, वूल को प्रोक्योर करना, लेदर कैसे प्रोक्योर करना है, मिल्क कैसे निकालना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को उसने अपनी जो मेहनत से परिश्रम से हुआ वो सीखा है, ठीक है। और कैसे जो है एनिमल्स को मतलब कैसे डोमेस्टिकेशन करना है, उसको पालतू कैसे बनाना है, और उनसे ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त करनी है, वो सारी चीज़ें उसने जो है सीखी है, ठीक है। और इस वजह से वो सीख गया तो क्या है, अब पशुओं को क्या है बड़े पैमाने पर वो उनका पालन पोषण कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को साथ के साथ पूरा कर सकता है। उसके साथ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लर्न टू रियर, ब्रीड एंड प्रिजर्व बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इनिशियल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो किस वजह से डेवलपमेंट हुई लाइफ स्टॉक रियरिंग की, उसने क्या है सीखा, जैसे ना कि पहले तो प्रकृति में अपने आप जो जंतु मिल रहे हैं उसको मारता था और उसका क्या भोजन के रूप में या अन्य चीज़ों के रूप में उसका प्रयोग कर लेता था। लेकिन हमने देखा कि इस तरीके से तो बहुत जल्दी ही सारे जीव जंतु हम समाप्त कर देंगे आखेट के द्वारा, ठीक है। तो उसने क्या सीखा, रियर करना, खुद से उसका पालन पोषण करना, रियर करना, पालना कैसे, यानी उसको भोजन देना, ठीक है, उसका पालन पोषण करना, ठीक है। साथ में तो भोजन आप दे रहे हो, ठीक है, साथ में आपको भी उससे कुछ मिलेगा, अदरवाइज तो अकेला बिना बात तो आप करोगे नहीं, सिर्फ उसके लिए थोड़ी ना करोगे, आप अपने लिए कर रहे हो तो उनका पालन भी कर रहे हो, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर। तो उसने रियर करना का मतलब कैसे उनको पालतू बनाना है और उनको कैसे रख रखाव करना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे रियर का मतलब ये है उनको पालना, ठीक है। तो जो जंगली जानवर थे, जो वन्य जीव थे, कैसे उनको पालतू बनाना है, कैसे उनको अपने साथ में रखना है, उनको आदत डालना है और अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या सीखा, ब्रीड करना, ठीक है, तो प्रजनन करना। तो एक तो क्या है, जो वन्य जीव है वो तो स्वयं खुद ही प्रजनन करते हैं, तो उनकी जो जनसंख्या कितनी रहेगी तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो जो भी है वन्य जीव है या वन्य पौधे हैं, ठीक है, मान वन है, एक जो हम कहेंगे कि जो ओरिजिनल जो वन है,
जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वो उन वनों में कितने पौधे होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, या उसमें वन्य जीव जंतुओं की संख्या कितनी होगी, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो अपने आप जो है नेचुरली वो चल रहा है। लेकिन क्या है, अभी जैसे अब हम हैं कर सकते हैं, तो मनुष्य ने अब सीख लिया कि किसी जगह पे वन है तो हम ज़्यादा पेड़ों को काट भी सकते हैं, जितना नेचुरल उनकी हानि होती, प्रकृति में अपने आप उनकी जितनी हानि होती हम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम काट रहे हैं, तो साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम उगा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम नए वन तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से उगाकर उनका पालन पोषण करके उनकी देख रेख करके हम नए वनों को उगा सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, सीखा ब्रीड करना कि जो पशु हैं तो वो है ना कि क्या चाहिए, तो उस समय पे जो उनकी जो सारी आवश्यकताएं अगर वो पशुओं से प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पर उनके लिए पशु क्या हो गए, पशुधन कहेंगे उनको, वो वेल्थ है, उनकी संपत्ति हैं, सारी आवश्यकताएं भोजन की हैं, वस्त्र की हैं, और जो दूसरी अन्य आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं वो पशुओं से प्राप्त करें। तो पशुओं के लिए क्या है, संपत्ति है, वैल्यूएबल एसेट है, बहुत ही कीमती चीज है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर आपको पास कोई कीमती चीज हो तो आप क्या करोगे, तो उसको बढ़ाओगे ना, उसको बढ़ाओगे। ठीक है, अगर खेत जो है आपके पास खेत है, खेत से एग्रीकल्चर होती है, उससे आपको भोजन मिलता है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास एरिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेत हो। ठीक है, जिस आपके पास उस चीज़ का संचय है वो ज़्यादा हो, आपकी जो है एक नेचुरल टेंडेंसी यही रहेगी। ठीक है, ताकि कभी भी कमी ना हो, ज़्यादा ही हो, सरप्लस हो, कमी ना हो। तो यहाँ पे इसीलिए वो जो नेचुरल अगर तरीके से वो सिर्फ मिल रहे होते, तो ब्रीड करवाना, प्रजनन करवाना। ठीक है, तो अब जैसे तुम जितने भी तुम्हारे डोमेस्टिक जो पशु होते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य करवाता तो उनकी संख्या कितनी रहेगी, वो भी मनुष्य ही कंट्रोल कर रहा। ठीक है, तो उसने क्या सीखा, रियर करना भी सीखा और उनकी ब्रीडिंग करना भी सीखा, कि उनकी जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से आपके जैसे घर में है, अगर आप पशु जैसे पाल रहे हो, तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि हाँ हर साल है क्या एक जो पशु है वो ऐड हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही एक वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, उसका बहुत जो है काफ़ी ज़्यादा मूल्य होता है, तो आपकी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, चाहे आप उसको रखने के लिए रखो या बेचो या जो भी है। ठीक है, तो यानी ये ब्रीडिंग है, तो उसने सोचा कि ब्रीडिंग करना अच्छा है, यानी ब्रीडिंग को कंट्रोल करता है, तो अपने धन की यानी उस पशुधन की जो है पशुधन में वो वृद्धि कर सकता है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ब्रीडिंग को सीखना। ठीक है, ब्रीडिंग को सीखना यानी ब्रीडिंग कैसे करवाना, उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रिजर्व करना। तो रियर करेगा, पालन पोषण करेगा, ब्रीड करेगा और क्या है, प्रिजर्व करेगा। ठीक है, प्रिजर्व करना, संरक्षण, बचा के रखना। ठीक है, तो बचाना अब मान लो किसी जगह पे अगर जैसे हमने कहा कि कुछ पशुओं की लिमिटेड संख्या है, तो मान ले उनको क्या है, उनको बचाना, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना, तो उससे क्या वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके कुछ पशु हैं जिनका आप पालन पोषण करते हो, ठीक है, तो उनको बचाना, चाहे वो इवन पौधे भी हैं। ठीक है, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो है जैविक संसाधनों की, अगर शिकार करते, अगर आखेट ही करते रहते, तो क्या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को क्या है जो सुरक्षित रख पाना संभव हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हमारा कोई योगदान नहीं है, उनकी ब्रीडिंग में हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन उनके कंजम्पशन में, उनको मारने में, उनका शिकार करने में और उनकी संख्या को कम करने में हम लगातार करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन है या ब्रीडिंग में हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या है, ब्रीडिंग के जरिए क्या है वो क्या कर सकते हैं, तो ये जो जैविक संसाधन है उनकी संख्या को, उचित संख्या को बनाए रख सकते हैं। तो उनकी जो जनसंख्या है उन पशुओं की या पौधों की, इतना भी हम प्रयोग ना करें कि उनकी जो कुल संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, या जो है डेंजरस लिमिट तक वो है कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के शुरुआती जो दौर है, शुरुआती जो चरण है, उनमें उन्होंने क्या है, पशुओं का पालन करना, उनको ब्रीड करना और उनको प्रिजर्व करना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना उसने सीखा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे रियर, ब्रीड एंड जो है प्रिजर्व, इसमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में दोनों ही आ गए हैं। ठीक है,
इसमें पौधे भी आ गए हैं और इसमें जंतु भी आ गए हैं, और हमने ऑलरेडी बात करी थी। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स साइड बाय साइड चले हैं, साथ के साथ ही चले हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जो है पौधे जो है उगाने के लिए या कृषि के लिए जो जहाँ पे अनुकूल दशाएं थी, वहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ जो है प्लांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है विकसित हुआ है। और उस डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के साथ साथ यानी कृषि के साथ साथ ही पशुपालन भी रहा है। लेकिन वो पशुपालन कैसा था, हम उसको कहेंगे कि परमानेंट जो है सीडेंट्री तरह का जो है लाइफस्टाइल हो गया वहाँ पे कृषि की वजह से। तो पशुपालन, वहीं पर खेत हैं और वहीं पे पशु पाल रहे हैं। लेकिन क्या है, दूसरी तरफ ऐसे जगह जहाँ पर क्या है जो एनवायरनमेंट है वो उतना अनुकूल नहीं था, वेजिटेशन कृषि के लिए, वेजिटेशन के लिए उतना अनुकूल नहीं था। तो वहाँ पर जो रहने वाले जो ये समूह थे, मानव के जो समूह थे, इन्होंने क्या है पशुचारण या पशु को पाला तो है, ठीक है, लेकिन वो क्या है परमानेंट जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं था। तो वो क्या है चारे पर बेस्ड था, इसीलिए हम उसको क्या करें पशुचारण, ठीक है। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स साइड बाय साइड चला, लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ क्या है डोमेस्टिकेशन ऑफ जो है एनिमल्स ही जो है वो कर पाए। और वो किस पर बेस्ड था, वो क्या है पशुचारण पर बेस्ड था, यानी पास्टोरलिज्म पर ही बेस्ड था, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो मेन पॉइंट्स हो गए कि क्या क्या वजह रही है, सिंपल सी एक मिनट में फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। क्या सिंपल सी बात क्या रही है कि समय के साथ है जो है मनुष्य है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन जो गैदरिंग और वो हंटिंग कर रहे थे वो उससे पॉसिबल नहीं था उस जनसंख्या का जो है भरण पोषण करना। साथ के साथ सामाजिक विकास जो है शुरू हो गया और टेक्नोलॉजिकल विकास शुरू हो गया, ठीक है। उसने इस लंबे समय के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीख भी ली। उसने है ना पशुओं को या जो जैविक जो संसाधन हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, उनको रियर करना यानी उनका डोमेस्टिकेशन करना, उनका संरक्षण करना, ठीक है, और उनका उपयोग करना कि उनका क्या क्या उपयोग है ना। जैसे पशुओं का क्या क्या उपयोग है कि पशुओं से मीट ले सकते हैं, पशुओं से वूल ले सकते हैं, पशुओं से मिल्क ले सकते हैं, पशुओं से चमड़ा ले सकते हैं, पौधों से क्या क्या ले सकते हैं। तो उस समय के साथ साथ उसने वो सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। और इस प्रकार क्या है समय के साथ साथ तो यानी आवश्यकताओं को देखते हुए और मनुष्य के जो मानसिक और सामाजिक विकास को देखते हुए क्या है जो गैदरिंग और हंटिंग के बाद जो नेक्स्ट जो टाइप की जो एक्टिविटी आई वो थी लाइव स्टॉक रियरिंग की और पास्टोरलिज्म की, और दूसरी साइड बाय साइड एग्रीकल्चर भी, ठीक है। वो एग्रीकल्चर को जो है को हम नेक्स्ट एक्टिविटी के नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में जो है कवर करेंगे। तो पहले हम लाइव स्टॉक रियरिंग को कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ जो है दो सिस्टम हैं, ये हमने कुछ कुछ डिस्कस कर लिया है। टू सिस्टम्स ऑफ पास्टोरलिज्म या लाइव स्टॉक रियरिंग। तो लाइव स्टॉक रियरिंग या पशुचारण कह लो या लाइव स्टॉक रियरिंग कह लो, ठीक है। तो दो तरह के हैं, दो सिस्टम हैं, दो पद्धति हैं। पद्धति का मतलब यानी तरीके हैं, मतलब एक ही काम को करने के क्या है अलग अलग तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पशुपालन, पशु को पालना है तो उसके दो तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्टोरलिज्म और लाइव स्टॉक रियरिंग इज द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, खासकर क्या है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड्स। जो घास के जो मैदान हैं जिनके बारे में हमने बात करी है, तो दो तरह के घास के मैदान हैं, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और दूसरे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो ये दोनों ही तरह के जो घास के मैदान हैं, ठीक है। तो इन ग्रासलैंड्स में उनकी मेजर एक्टिविटी है। वैसे तो पशुपालन बाकी के हिस्सों में जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है तो लगभग हर जगह आपको पशुपालन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर हम इंडिया जैसे इंडिया को एक इकोनॉमी के तौर पे देखें तो यहाँ पे क्या है तो एग्रीकल्चर सबसे जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये जो पशुपालन है हम उसको क्या है
एक्सुलरी एक्टिविटी बोलते हैं। एक्सुलरी एक्टिविटी यानी सहायक जो है आर्थिक गतिविधि है, साथ में जो है सहायक होता है ना कि हेल्पर के तौर पे एक मेन एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर है, साथ के साथ जब अब खेत में चारा उग ही रहा है तो क्यों ना पशुपालन भी कर लिया जाए। तो उससे क्या है, कुछ सिक्योरिटी जो है, जो एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है तो वो सिक्योरिटी या दूसरी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति वो पशुपालन से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो जो मुख्य समाज है एग्रीकल्चर वाले जो समाज, हमने कहा था ना कि दो तरह के समाज हैं, एक कृषक समाज हो गया और एक ये पशुपालक समाज है या पशु चारण जो समाज है। तो जो कृषक समाज है वहाँ पर वो मेजर एक्टिविटी नहीं है, लाइफ स्टॉक रियरिंग मेजर एक्टिविटी होती है हर जगह, होती हर जगह है, लेकिन जो है आपके जो उत्पादन का बड़ा हिस्सा उससे नहीं आता, मेनली आप उस पर डिपेंड नहीं करते, मेनली डिपेंड करते हो, आपका पूरा उत्पादन है मेनली किस पे डिपेंड करता है, वो एग्रीकल्चर पे। लेकिन ये जो ग्रास लैंड्स हैं वहाँ पे हमने कहा कि जो है एग्रीकल्चर के लिए उतनी अनुकूल दशाएं नहीं है, ना तो उतनी उपजाऊ मिट्टी है और ना तो ही टेम्परेचर की और क्या बोलते हैं जो रेनफॉल की कंडीशन उतनी सूटेबल है कि वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर कृषि की जा सके। और यहाँ पे नेचुरल तरीके से ही प्राकृतिक तौर पे ही जो है घास उगती है। ठीक है, खासकर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनकी घास बहुत ही पोषक होती है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जो घास हैं पोषक नहीं होती हैं, लेकिन हाँ काम चलाने के लिए ठीक है। तो लेकिन अदरवाइज जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा पोषक जो है वो घास होती हैं, जिन पर जो है बड़े पैमाने पर ये पास्टोरलिज्म का काम या लाइफ स्टॉक रियरिंग का काम, चाहे वो वाणिज्यिक तौर पे हो या नोमैडिक हर्डिंग के तौर पे, दोनों ही तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, ये जो शब्द मैंने यूज किया है मेजर, तो मेजर शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा नहीं कि होती है, होने को तो ये मैं कह रही हूँ लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लाइफ स्टॉक रियरिंग हमने कहा कि मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वहाँ की जो है लोगों का पूरी आर्थिक गतिविधियाँ किस पे डिपेंड करती हैं, पूरा उत्पादन है किस पे डिपेंड करता है, पशुओं पर ही डिपेंड करता है। तो वो अपना सर्वाइवल हो या कुछ भी है वो सारा उन पर डिपेंड करता है। और कहाँ पर, तो ग्रासलैंड्स की बात। तो पशुचारण या पशुपालन घास भूमियों की मुख्य आर्थिक गतिविधि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस आधार पे तो यहाँ यानी ये जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है वो कितने तरह की है, किस किन तरीक़ों से की जाती है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो यहाँ पे दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख्य तौर पे हम दो उसमें बांट सकते हैं, दो पद्धतियों में, दो सिस्टम्स में बांट सकते हैं। तो पशुओं को पालने का एक तरीका क्या है, नोमैडिक हर्डिंग है। नोमैडिक शब्द का मैंने बताया था क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग। हर्ड मतलब होता है झुंड। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग में क्या करते हैं, ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये घुमंतु जीवन जो व्यतीत करते हैं वो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल है, नोमैड्स बोलते हैं। जो ये पशु चारक हैं, पशुओं को झुंडों में रखते हैं और उनको चराने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो क्या है, शिफ्ट होते रहते हैं, स्थानांतरण करते रहते हैं। ठीक है, तो चारे और जल की तलाश में वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसीलिए इसके लिए हमने शब्द किया हर्डिंग। तो झुंडों में ही रहते हैं ये बहुत सारे लोग एक साथ ही, मान लो कोई एक हम कहेंगे कि कबीला है या कुछ है, तो वो सारे लोग एक साथ अपने सारे ही पशुओं को क्या है इकट्ठा रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी हम अपने यहाँ पे मुख्य समाज में देखें तो आपके पास लिमिटेड से पशु होते हैं और उनकी ओनरशिप है, क्या हम अलग अलग अपने जो है पर्सनल लेवल पे ही उनका भरण पोषण करते हैं या उनको अलग अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो पूरे का पूरा जो उनका एक समाज कह लो या पूरा एक कबीला कह लो या उनका एक जो समूह होता है, तो वो इकट्ठे ही अपने जो है पशुओं को रखते हैं और इकट्ठे ही वो जो है उन पशुओं के साथ जगह जगह पे स्थानांतरण करते हैं और उनसे जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो संसाधन है, चाहे वो ऊन है, चमड़ा है या दूध है, उनका जो है कलेक्ट करते हैं और फिर उसको चाहे बेचना है या खुद की आवश्यकताओं के लिए पूरा करना है वो करते हैं। ठीक है, तो ये नोमैडिक हर्डिंग जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, खासकर ग्रासलैंड्स में। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स में क्या देखने को मिलेगा, नोमैडिक हर्डिंग, क्योंकि ग्रासलैंड्स है, घास भूमि है। ठीक है, तो पशु चर लेते हैं, तुम खुद तो उगा नहीं रहे हो। ठीक है, तो दोबारा से उगने में उसको टाइम लगेगा, तो क्या है आपको जो है दूसरी, जब एक जगह की घास खत्म हो जाती है तो उसकी घास की तलाश में किसी अन्य जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोमैडिक हर्डिंग है और ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं।
ठीक है। और तो ग्रासलैंड्स में ही ये इस तरीके का चीज़ें देख सकते हैं आप। या तो ग्रासलैंड्स है या फिर कोई भी हिली रीजन्स हो, ठीक है, वो हम आगे भी करेंगे, आगे आ जाएंगे। तो जो आपके जो ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे आप क्या है, जहाँ पे परमानेंट कोई जो है संसाधन उपलब्ध नहीं, उन पशुओं को पालन पोषण करने के लिए जो जरूरी चारा है या वनस्पति है जो चाहिए है, अगर किसी जगह पे परमानेंटली नहीं मिलती है तो उन्हें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ऋतु प्रवास के बारे में जो है हम आगे बात करेंगे, अभी मूव ऑन करते हैं यहाँ से। तो सेकंड टाइप ऑफ जो है सिस्टम क्या है लाइफ स्टॉक रियरिंग का, वो है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक है, वाणिज्यिक पशुधन पालन। और पहले को हमने क्या बोला, चलवासी पशुचारण, ठीक है। चलवासी यानी ये चलते रहते हैं, ये इनका जो वास है, जो ये व्यक्ति पशुचारण का काम करते हैं, यानी जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उनका जो वास मतलब लाइव उसका उनका हम कहेंगे कि आवास स्थान वो शिफ्ट होता रहता है। तो वो पशुओं के साथ साथ उनका जो रहने का जो है आवास है वो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। और पशुओं को चराते हैं, ठीक है, इसलिए ये सब यूज किया, पशुचारण और चलवासी, ठीक है, चलते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, अपने रहने की जगह शिफ्ट करते रहते हैं, जहाँ चारा मिलेगा, जहाँ जल मिलेगा वहीं शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक का क्या मतलब होता है, कमर्शियल, कॉमर्स। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या, पशुधन, ठीक है, पशु को हमने कहा धन का है क्योंकि वो बहुत ही वैल्यूएबल संसाधन है, बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो पशुधन पालन करना है, लेकिन वो किस तरीके से, कमर्शियल। जो आजकल हमें देखने को मिलता है तो वो क्या है, बड़े पैमाने पर क्या है, जैसे तुम्हें डेयरी फार्मिंग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम नॉर्मल जो है अपने यहाँ पे जैसे नॉर्मल जो कृषक समाज है, जो कृषि के साथ है, जो पशुपालन करता है, तो वो सिर्फ काम चलाता है, वो ज़्यादातर अपने घर की या स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बेचने के लिए उतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ ऐसे जगह हैं विश्व में जो सिर्फ जो लाइफ स्टॉक रियरिंग का ही काम करते हैं बड़े पैमाने पर, जैसे है आधुनिक तरीके से, ठीक है। तो जो पशुओं से जो भी उन्हें प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो मीट है, चाहे वो दूध है, चाहे वो ऊन है, या जो भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो पशुओं का साइंटिफिक तरीके से, आधुनिक तरीके से उनका जो है उनको रियर करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, ताकि उनसे जो मिले उत्पाद है उनको मार्केट में उनको बेचा जा सके और उससे धन कमाया जा सके, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे जैसे इंडिया की जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर वाली जो एरियाज हैं, वहाँ पे कृषि के साथ साथ हम जो कुछ हैं पशु पाल लेते हैं, तो वो खुद की आवश्यकताओं को, जो दूध से संबंधित या उससे संबंधित जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए, और साथ के साथ हमारे जो है जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के जो एरियाज हैं, तो जो पर फैमिली जो लैंड होल्डिंग है, एक फैमिली के पास जो ज़मीन है वो कोई ज़्यादा नहीं होती, मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तो एग्रीकल्चर से जितना फूड सिक्योरिटी उसे मिलनी चाहिए थी या जितनी इनकम उसकी आनी चाहिए थी, तो वो एग्रीकल्चर के से उसको उतनी आ नहीं रही क्योंकि उसके पास ज़मीन ही कम है। तो इसलिए अपनी फूड सिक्योरिटी या इनकम की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए साथ के साथ वो पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये इसको हम एक कमर्शियल वे में नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी डेयरी का काम करता है, जिसको मतलब है ना जो इनकम का जिसका मुख्य साधन ही पशुपालन है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, आगे की जो मैप्स हम करेंगे, एरियाज करेंगे, ठीक है, तो अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, तो वो वहाँ पे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पशुपालन ही मुख्य आर्थिक गतिविधि है, ठीक है। तो पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है, आधुनिक तरीके से पाला जाता है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं
ठीक है, उनको भी क्या है, उनकी प्रोसेसिंग भी क्या है, आधुनिक तरीके से मशीनों से और वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, और जो है बड़े पैमाने पर जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, उनका निर्यात भी किया जाता है, और वो उनके देश की जो इनकम का सबसे मेन जो है रिसोर्स है। जैसे यहाँ हमारी जो है एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उनके वहाँ पे क्या है, जो पशुपालन है वो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे उनके देश को सबसे ज़्यादा कमाई होती है, जिसपे उनके देश की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वाणिज्यिक पशुधन पालन। ठीक है, जहाँ पर बड़े पैमाने पे पशुओं का आधुनिक और वैज्ञानिक तरह से पालन किया जाता है, और उनसे प्राप्त प्रोडक्टों को क्या है, जो है उनका वाणिज्य किया जाता है, कमर्शियल यूज किया जाता है, यानी इनको मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो और जो है उनको मार्केट में बेचकर अपने लिए इनकम कमाई जाती है। ठीक है, तो इसमें इनकी जो है जो क्या बोलेंगे कि हम विशेषताएं हैं, तो वो हम जो है अगला जो स्लाइड्स हैं उसमें करेंगे, दोनों को डिटेल में करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट है अभी, कर 2-3 मिनट बच गए हैं। क्या करना है, दोबारा से ज्वाइन करना है? हाँ जी।